हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ लेवल अप बीपीएससी। अपने पॉलिटी के रिवीजन सीरीज में हम आज डिस्कस करने वाले हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। केंद्र और राज्यों के बीच जो संविधान में संबंधों के बारे में बात की गई है, लीगल रिलेशनशिप यानी लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप, विधायी संबंध की कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे राज्य कानून बनाएगा, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे केंद्र यानी संसद भवन कानून बनाएगी, फाइनेंशियल रिलेशनशिप के दोनों के बीच टैक्सों का बंटवारा कैसे होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये सारी चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अलग अलग वीडियोस में हमने सेंटर के बारे में, स्टेट के बारे में, उनके एग्जीक्यूटिव, उनके लेजिस्लेचर, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है और आज हम डिस्कस करेंगे उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप। तो आपको पता होगा अब तक जब हमने सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा है, दैट इंडिया में हम एक फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, महासंघ का एक ढांचा है जो हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाते हैं और हमारे बीच जो यूनियन और स्टेट के बीच एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ पावर है। तो आपको अगर नटसेल में मैं बताऊं तो फेडरलिज्म एक स्ट्रक्चर है जहां पे पावर्स जो हैं वो डिवाइडेड है। तो फेडरलिज्म का जो कोर है वो डिवीजन ऑफ पावर्स है, डिवीजन ऑफ पावर्स, इनसे फेडरल स्ट्रक्चर की नींव पड़ी होती है। और पावर्स, किसके पावर्स डिवाइड होंगे? तो राज्य के पावर, स्टेट के पावर डिवाइड होंगे। स्टेट के क्या पावर्स हैं? कानून बनाने की पावर्स है, उसको इंप्लीमेंट करने की पावर्स है, फाइनेंस कलेक्ट करने की पावर्स है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, वेलफेयर फंक्शंस, ऑल ऑफ दीज आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ए मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। हमारे यहाँ जो जन कल्याण के जितने भी मुद्दे हैं उसका आपस में बंटवारा है, डिवीजन है कि सेंट्रल लेवल पे कौन से शक्तियां हैं, किस जो दायरे हैं, कौन से मुद्दे हैं जिन पे सेंट्रल की गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार को काम करना है, स्टेट की गवर्नमेंट के क्या दायरे हैं। और अब जब आप बात करोगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 की, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास एक थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट, तीसरी श्रेणी आ गई है सरकार की। तो फर्स्ट इज द यूनियन, केंद्र की सरकार, दूसरी राज्य की सरकार, और तीसरे लेवल पे स्वायत्त सरकारें, स्वायत्त शासन सरकार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी। तो अगर आप बात करोगे इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की, तो सबसे फर्स्ट पे यूनियन गवर्नमेंट है और यूनियन गवर्नमेंट के पास कुछ लॉ बनाने की पावर्स होगी जिसको आप लेजिस्लेटिव पावर्स बोलेंगे। इनके पास उसको लॉ को इम्प्लीमेंट करने की पावर्स होगी जो उसकी एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के अंदर आप पढ़ोगे, या फिर उसके बाद फाइनेंशियल पावर्स होंगी टैक्स कलेक्ट करने की। हालांकि यू नो दैट देयर आर 3 विंग्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, बट हमारे देश में जुडिशियरी सेपरेट नहीं है, डिवीजन ऑफ पावर्स एमंग जुडिशियरी नहीं है कि केंद्र के कानून के लिए सिर्फ केंद्र की जुडिशियरी है, राज्य के कानून के लिए राज्य की जुडिशियरी है। ये वाला सिस्टम हम फॉलो नहीं करते, अमेरिका में फॉलो होता है। हमारे यहाँ सिंगल जुडिशियल सिस्टम है, एकीकृत न्यायपालिका है। इसीलिए जब आप सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़ते हो तो आप जुडिशियल रिलेशनशिप नहीं पढ़ते, न्यायिक जो संबंध है वो नहीं पढ़ते, क्योंकि जुडिशियरी तो हमारे यहाँ एक ही है, न्यायपालिका तो हमारे यहाँ एकल है। फिर उसी तरह स्टेट में देखोगे, स्टेट के कुछ फंक्शंस है, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, प्रशासनीय फंक्शंस, या फिर उनके फाइनेंशियल पावर्स, ये आप स्टेट के बारे में पढ़ते हो। तो ये 2 टीयर ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 से चली आ रही थी, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक थर्ड टीयर को बाद में डाला गया और ये थर्ड टीयर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब इसमें रूरल जो ग्रामीण में काम करता है जिसको हम पंचायती राज बोलते हैं, और अर्बन जिसको हम म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका बोलते हैं। सो 3 लेवल की सरकारें चलती है, इनका आपस में इंटरेक्शन होता है। इस इंटरेक्शन के बारे में संविधान क्या कहता है, इन शक्तियों के बंटवारे के बारे में संविधान क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ऐसे प्रावधान हैं, ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो तरीका ये रहेगा आज के लेक्चर का कि हम पहले आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट होगा, जो आपके नोट्स का भी काम करेगा। अगर आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लेवल अप बीपीएससी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एज ए फॉर्म ऑफ रिवीजन नोट्स, क्वाइट शॉर्ट में बट येट बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल जाते हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। हालांकि 1-2 आप ऊपर नीचे कहीं से वो कमीशन आयोग की अपनी
इच्छा होती है, बट एक पैटर्न को देखते हुए आप कह सकते हो कि ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन एक बेसिक डिस्कशन के फॉर्म में होगा, और फिर उसके बाद जैसा कि हम यूजुअली करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज डिस्कशन। और इसमें सबसे पहले हम समझते हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में कि कौन से टाइप का रिलेशनशिप, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिया है। कई बार आप देखते हो पीसीएस के सवालों में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि फाइनेंशियल रिलेशनशिप कहां से कहां तक दिया है ना, एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप कहां से कहां तक दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप कहां से कहां तक दिया है। तो आप ये देखो कि आर्टिकल 245 टू 55 लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप यानी विधायी संबंध के बारे में बात करता है। विधायी संबंध केंद्र और राज्यों के बीच, हम सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसमें नहीं इंक्लूडेड है, उनका हमारा पार्ट अलग है। 11th और 12th शेड्यूल दो ऐड हुआ था, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट के बाद पार्ट 9, 9A इन सब में उनकी चर्चा होती है। आर्टिकल 243 डिटेल में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। यहाँ पे जो हम आज डिस्कशन मेनली कंसंट्रेट करने वाले हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध की बात कर रहे हैं, और इनके बीच जो विधायी संबंध है वो कौन से आर्टिकल में दिए हैं, 245 से लेकर 255 अनुच्छेद में दिए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप 256 से 263 263 में दिए हैं। उसके बाद 268 टू 293, हालांकि बीच में कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो रिपील हो चुके हैं और वो फाइनेंशियल रिलेशनशिप का हिस्सा नहीं है, बट इन ए नटसेल यू कैन से 268 टू 293 टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पैरामीटर्स, फाइनेंशियल रिलेशनशिप ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, राइट। ठीक है, अब हम इसको जैसे अगर आपको हिंदी में लेना चाहो तो हिंदी में आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाता है। तो जब आप पीडीएफ डाउनलोड करते हो तो बाइलिंगुअल फॉर्मेट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, यहाँ भी वही चीजें लिखी है, हिंदी में लिखी है। तो नाउ यू नो द डिवीजन ऑफ द आर्टिकल्स कि कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक किस रिलेशनशिप की बातें की गई है। नाउ लेट्स कंसिडर एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप सेपरेटली, एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप सेपरेटली और फाइनेंशियल रिलेशनशिप सेपरेटली। तो एक सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को हम डिस्कस करेंगे। ये ऑर्डिनरी समय में हमारे देश में ऐसे ही सेंटर स्टेट के बीच में इंटरेक्शन होते हैं, बट एक समय ऐसा भी आता है जब ये सारा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप किनारे कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय इमरजेंसी के समय हालात ऐसे हो जाते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर से काम नहीं चलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ पावर से काम चलेगा। इमरजेंसी आपातकाल जैसी स्थिति से निपटने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड और केंद्रीय संस्था की जरूरत है जिसके पास शक्तियां हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी शक्तियां निहित हो जाती है, जिसके तहत जो पूरा स्ट्रक्चर है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का फेडरल से यूनिटरी बन जाता है, एकल स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है बिना किसी अमेंडमेंट के द्वारा। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का एक एक्सेप्शन है जो इमरजेंसी यानी आपातकाल के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो 3 तरीके की आपातकाल परिस्थितियों के बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन जिसको कि राज्यकीय आपातकाल बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी, और वित्तीय इमरजेंसी यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन तीनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप के बारे में। लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन और स्टेट, मतलब विधायी संबंध केंद्र और राज्यों के बीच। इसमें हमें क्या देखना है मूल तरीके से, बेसिक तौर पे हमें क्या देखना है, 2 चीजें। पहली कि जो केंद्र कानून बनाती है, यानी केंद्र की कानून बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन है, संस्था कौन है, पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट इज द विधायिका, इज द लेजिस्लेचर फॉर द यूनियन। यूनियन के लेजिस्लेचर कौन है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उसी तरह राज्य की विधायिका, कुछ एक राज्यों में 2 सदन है, द्विसदनी व्यवस्था है, जैसे कि 6 राज्य हैं, बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और फिर आपके बाद आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये 6 राज्यों में 2 सदनीय हैं। जम्मू कश्मीर में था बट अब वो एक राज्य नहीं रहा। ठीक है, तो राज्य की विधायिका की क्या शक्तियां है, जो केंद्र की विधायिका यानी संसद भवन कानून बनाता है उसका प्रभाव कहां तक रहेगा, व्हाट इज द टेरिटोरियल एक्सटेंट, किस हद तक वो लागू होगा। राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए कानून किस क्षेत्र तक लागू होंगे। तो ये ऑब्वियस सी बातें हैं कि जो केंद्र सरकार कानून बनाती है, जो पार्लियामेंट कानून बनाती है, उसका इंपैक्ट पूरे देश पे होगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर अरुणाचल, इन सब जगह तक केंद्र द्वारा बनाए गए कानून का प्रभाव होगा।
लेकिन अगर बिहार की विधानसभा कोई कानून बनाती है, यानी राज्यों की विधायिका कोई कानून बनाती है, तो उसका प्रभाव सिर्फ उसी राज्य के क्षेत्रफल पे होता है, द टेरिटरी ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। तो ये पहला डिवीजन है टेरिटोरियल एक्सटेंट का, जो कि आर्टिकल 245 में दिया गया है। पार्लियामेंट कैन मेक द लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। संसद भवन संपूर्ण भारत या भारत के किसी एक भाग के लिए कानून बना सकता है। राज्य की विधायिका पूरे राज्य के लिए, अपने पूरे राज्य के क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। यदि कोई ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता आ पड़ी जहां पे देश के बाहर, बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के अंदर कानून बनाने के लिए तो संसद भवन सशक्त है, राज्य के अंदर कानून बनाने के लिए राज्य की विधायिका सशक्त है, लेकिन कभी कोई ऐसा हो, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने पाकिस्तान में जाकर 2 शादियां कर ली, ठीक है। अब 2 शादियां करना भारतीय कानून के हिसाब से अपराध है। आईपीसी में बाइगैमी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। हालांकि आईपीसी अब बदलने वाला है, लेकिन वो अभी जब बदलेगा तब बदलेगा। लेकिन अभी आप देखो कि आईपीसी का जो धारा है वो बाइगैमी को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाता है, लेकिन ये काम हुआ कहां है? पाकिस्तान में हुआ है। इंडिया की टेरिटरी, भारत की टेरिटरी से बियॉन्ड, भारत की टेरिटरी के बाहर हुआ है, तो वहां के लिए तो वो क्राइम नहीं है। लेकिन जब वो व्यक्ति इंडिया आता है और उसको अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। ये क्या हो गया कि आईपीसी का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, बाहर किए गए कामों के लिए भी उसको सजा दी जा सकती है। इस तरह के कानून बनाने का, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कानून बनाने की जो क्षमता है वो किसके पास है? वो पार्लियामेंट के पास है। तो ये आपने जाना कि टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, हमारे दोनों लेजिस्लेचर की, स्टेट लेजिस्लेचर की और यूनियन लेजिस्लेचर की, उनकी सीमित जो सीमा है वो क्या है। अब देखते हैं कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे पार्लियामेंट कानून बना सकता है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे राज्य की विधायिका कानून बना सकती है। तो इसके लिए एक सरल विभाजन कर दिया है हमारे संविधान ने अनुच्छेद 246 246 आर्टिकल में। तो अनुच्छेद 246 ये बोलता है कि हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें 3 लिस्ट बन जाएंगे। पहला लिस्ट होगा यूनियन लिस्ट, यानी संघ सूची। इस सूची के अंदर जितने भी मुद्दे दिए गए हैं उस पे सिर्फ और सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ संसद भवन कानून बना सकती है, यानी पार्लियामेंट कानून बना सकती है। कहां पे? यूनियन लिस्ट में। दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट, जिसको हम राज्य सूची बोलते हैं। राज्य सूची में जो भी विषय वस्तु दिए गए हैं उन पे सिर्फ और सिर्फ राज्य की विधायिका कानून बना सकती है। रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक द लॉज। तो केंद्र सूची वाले, संघ सूची वाले में पार्लियामेंट कानून बनाएगी, राज्य सूची वालों में राज्य की विधायिका कानून बनाएगी। एक समवर्ती सूची जिसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, इसमें दोनों ही यूनियन और स्टेट मिलके कानून बना सकते हैं। बट कभी ऐसा हो कि यूनियन और स्टेट के बनाए गए कानूनों में कॉन्फ्लिक्ट हो, वैसे मुद्दे पे जो समवर्ती सूची में लिखे हैं, तो उसमें जो प्रायोरिटी मिलेगी, किसका लॉ लागू होगा फाइनली कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में? पार्लियामेंट यानी केंद्र द्वारा बनाया गया लॉ फाइनली लागू होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में तवज्जो किसे दी जाएगी? पार्लियामेंट यानी संसद भवन को दी जाएगी, अगर वो कानून समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट से ताल्लुक रखता है तो ये तो जनरल बंटवारा हो गया। इसके अलावा कुछ एक ऐसे मुद्दे जो ना तो तीनों में से किसी भी लिस्ट में नहीं दिए हों, ना यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में, तो तीनों लिस्ट में से किसी में भी अगर कोई भी मुद्दा नहीं दिया हो, वो क्या होता है? अवशिष्ट यानी रेसिडुअल। ऐसी मुद्दों पे कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ऐसे मुद्दों पे कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट यानी संघ की विधायिका, यूनियन लेजिस्लेचर के पास है। और यह प्रावधान अनुच्छेद 248 आर्टिकल 248 में दिया है। द रेसिडुअरी पावर किसके पास रहता है? पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स है। सेंट्रल स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप हम 7th शेड्यूल के हिसाब से बांट लेते हैं, 7वीं अनुसूची के हिसाब से बांट लेते हैं, जहां पे ये कहता है यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लिस्ट में स्टेट की लेजिस्लेचर बनाएगी। तो ये क्या है? जनरल रूल है। लेकिन क्या हमेशा यही रूल फॉलो होगा? क्या कोई ऐसा सिचुएशन है हमारे संविधान में जब राज्य सूची में
जहां पे हालांकि कानून किसको बनाना है, राज्य की विधायिका को, लेकिन क्या कोई ऐसा सिचुएशन है जब पार्लियामेंट भी राज्य की सूची में, चाहे जनहित में, चाहे देश हित में, चाहे किसी भी हित में कानून बना सकती है? ऐसे कौन सी सिचुएशन है जहां पे राज्यों की सूची में, स्टेट लिस्ट में भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है? तो कुछ एक ऐसे अपवाद है इस रूल के कि स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ स्टेट लिस्ट में कानून बनाएगी, नहीं। कुछ एक ऐसे सिचुएशन है जहां पे पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट में कानून बना सकती है, बट वैसे कम है। सामान्यतः स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट की विधायिका ही कानून बनाएगी। तो लेट्स सी एक एक करके कौन से ऐसे सिचुएशन है जहां पे पार्लियामेंट स्टेट की लिस्ट में कानून बना सकती है। तो सबसे पहले वो प्रोविजन आता है आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 क्या कहता है कि कभी नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा जरूरी पड़ा, पहला बात क्या होना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, एक्सपीडिएंट, व्हेन इट इज एक्सपीडिएंट इन द नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रहित में ऐसा जरूरी पड़ा कि केंद्र को राज्य सूची में कानून बनाने की आवश्यकता आन पड़ी है। चाहे केंद्र अपने राज्य अपने काम में सक्षम नहीं है, राज्य सूची में दिए गए चीजों के लिए वो अधिनियम नहीं पारित कर पा रहा है, वहां की विधायिका सेशन में नहीं है, 3 साल से वहां कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं चुनी गई किसी भी रीजन से, और राष्ट्रहित में अब यह जरूरी हो गया है कि केंद्र वो जिम्मेवारी पूरी करे, राज्य सूची में कानून बनाए किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए। तो किस शक्ति का इस्तेमाल करेगी पार्लियामेंट? अनुच्छेद 249 में दिए गए अपने शक्ति का इस्तेमाल करेगी। और ये अनुच्छेद क्या बोलता है कि सबसे पहले राज्यसभा एक मेजॉरिटी 2/3 बहुमत के साथ एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पारित करेगी। यानी राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करेगी जहां पे 2/3 बहुमत प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। अब ये प्रस्ताव है, ये क्या है, स्टेप 1 है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये कानून नहीं बन रहा है, ये पहला स्टेप है, तो प्रीरिक्विजिट है, ये पहले एक प्रक्रिया है जो करनी पड़ेगी, तभी जाके केंद्र कानून बना सकता है। तो पहले राज्यसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा 2/3 बहुमत से। अब जब राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित कर देती है कि भैया नेशनल इंटरेस्ट है, अब केंद्र सरकार यानी संघ, यूनियन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट कानून बना सकती है राज्य में। तो पहला स्टेप तो ये है। दूसरे स्टेप में जब इन्होंने पास कर दिया रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन 1 साल तक के लिए वैलिड रहता है। एक बार जब राज्यसभा ने पास किया, वो कितने साल के लिए वैलिड रहता है? 1 साल तक के लिए। इसको 1 साल करके और बढ़ाया जा सकता है। तो एक बार जब उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया तो पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट में कितने लोग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये लोग मिलके एक कानून बना सकते हैं। इवन द मैटर इज इन द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में दिए गए मुद्दों पे भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है। कब? जब राज्यसभा ने 2/3 बहुमत के साथ एक प्रस्ताव पारित कर दिया हो। तो ऐसे प्रस्ताव की जो आयु सीमा है वो 1 साल रहती है, 1 साल और बढ़ाई जा सकती है। और ये कानून जो पार्लियामेंट ने बनाया, ये कब तक वैलिड रहेगा? जिस दिन ये प्रस्ताव खत्म हो रहा है उससे अधिकतम 6 महीने तक वो कानून अपने आप में वैलिड रहता है। उसके बाद वो कानून एक्सपायर कर जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला ऐसा ओकेजन है जब केंद्र की विधायिका यानी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में भी कानून बना सकती है। ठीक है, अब दूसरा, जब देश में आपातकाल लगा हो, इमरजेंसी लगा हो, तो इमरजेंसी के समय जैसा मैंने आपको बताया कि सारी जो शक्तियां है वो केंद्र में केंद्रित हो जाती है, संघ की सरकार में आ जाती है। तो संघ की सरकार की विधायिका कौन है? पार्लियामेंट। तो जब देश में आपातकाल लगा हो, नेशनल इमरजेंसी लगा हो, तो अनुच्छेद 250 के हिसाब से ये प्रावधान है कि पार्लियामेंट स्टेट की लिस्ट में कानून बना सकती है। लेकिन वो कानून तब तक वैलिड रहेगा जब तक इमरजेंसी रहता है। इमरजेंसी के खत्म होने के 6 महीने के बाद वो कानून खुद ही निरस्त हो जाएगा। ये दूसरा प्रावधान है जब केंद्र राज्यों की सूची में भी कानून बना सकती है। तीसरा प्रावधान ये भी कहता है कि जब राज्य की विधायिका खुद ही केंद्र से रिक्वेस्ट कर रही है कि भैया मेरे लिए कानून बना दो, ये प्रावधान कहां दिया है? आर्टिकल 252 में दिया है। जब 2 या 2 से अधिक राज्य की विधायिका, जब 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र से अनुरोध करते हैं कि मुझसे स्टेट लिस्ट में कानून नहीं बन पा रहा है, आप ही मेरे लिए कानून बना दीजिए, हम उसका पालन करेंगे। तो विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट, सेंटर कैन
इनैक्ट द लॉज इन द स्टेट लिस्ट। ये तीसरा ऐसा ओकेजन है। और चौथा ओकेजन है कि किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट को लागू करने के लिए। आर्टिकल 253 की कहानी है ये, कि जैसे मान लीजिए इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट साइन कर लिया, अब उसके लिए कुछ चेंज करना है और वो जो मुद्दा है वो राज्यों की सूची में आता है, राज्य कानून बना नहीं रहे हैं, तो क्या वो एग्रीमेंट लागू नहीं होगा इस देश में? तो ऐसे एग्रीमेंट को लागू कराने के लिए अगर जरूरत है कि राज्य सूची में भी बदलाव किए जाए, तो केंद्र के पास शक्ति है, राज्य सूची में भी अधिनियम पारित कर सकती है। तो ऐसे ये 4 ओकेजन्स हैं जब केंद्र राज्यों की सूची में भी कानून बना सकती है। तो जनरल प्रोविजंस आपने देखा 3 लिस्ट है, सबकी अपनी अपनी, केंद्र के लिए अपनी, राज्य के लिए अपनी, और एक समवर्ती सूची जिसमें दोनों बना सकते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे समय होते हैं जहां पे राज्य की सूची में केंद्र कानून बना सकता है। वो 4 ओकेजन आपने देख लिया। अब एक बार जब कानून बना दी गई तो उसकी इंप्लीमेंटेशन की शक्ति, उसको लागू कराने की शक्ति, उसको इन्फोर्स करने की शक्ति किसके पास होती है? तो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के पास होती है, प्रशासन के पास होती है। कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? विधायिका यानी लेजिस्लेचर के पास। और उसको लागू करने की शक्ति, जैसे मान लीजिए मनरेगा बन गया कि सब आदमी को 100 दिन का रोजगार मिलेगा, जो भी मजदूरी का काम करना चाहते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो उसके बदले में भत्ता मिलेगा। तो ये तो कानून बना लिया संसद भवन ने। अब ये भत्ता कौन देगा, मनरेगा का जॉब कौन का कार्ड कौन इशू करेगा, तो ये सब जो शक्तियां है वो कार्यपालिका के पास होती है। तो यही देखना है कि कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर केंद्र के पास है, कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट के पास है। तो इसका भी क्लियर कट डिवीजन है। वैसे कानून जो यूनियन लिस्ट में बने हैं और केंद्र सरकार ने बनाए हैं, इसके जो एग्जीक्यूटिव पावर, इसको लागू करने की जो शक्ति है, एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ति है, उसके रिगार्डिंग वो केंद्र की एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास है। जो स्टेट लिस्ट में कानून बने हैं, राज्य की विधायिका ने बनाए हैं, उसको लागू करने की जो क्षमता है स्टेट के एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नर और चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट में बने हैं उसको भी लागू करने की शक्ति किसके पास है? राज्यों के पास। यहां पे वो नियम अप्लाई नहीं होगा कि कॉन्करेंट लिस्ट में किसको वरीयता मिलती है? केंद्र को। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में जो वरीयता है वो किसको मिल जाएगी? राज्यों को। हालांकि कानून में अगर खुद ही लिखा है कि नहीं, एग्जीक्यूटिव पावर कॉन्करेंट लिस्ट में बनाए गए कानून का एग्जीक्यूटिव पावर केंद्र के पास होगा, तब तो अलग बात है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट कॉन्करेंट लिस्ट की एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास रहती है? राज्यों के पास रहती है। तो ये केंद्र और राज्य दोनों की एग्जीक्यूटिव पावर की एक सीमा है, लिमिटेशन है। राज्यों की सीमा कहां है? स्टेट लिस्ट में। केंद्र की सीमा कहां? यूनियन लिस्ट में। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो शक्ति है वो किसके पास है? राज्यों की है। लेकिन हमारा संविधान ही एक अनुच्छेद डालता है और वो अनुच्छेद है 256। अनुच्छेद 256 क्या कहता है? कि जो राज्य है अपनी कार्यपालिका की शक्ति, एडमिनिस्ट्रेटिव शक्ति, अपनी प्रशासनिक शक्ति इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि वो केंद्र की प्रशासनिक शक्तियों को हानि ना पहुंचाए, क्षति ना पहुंचाए। मतलब जो राज्य की प्रशासनिक शक्ति है वो केंद्र के प्रशासनिक शक्ति के अधीन होगी, सबऑर्डिनेट होगी। और इसको हम मैनिफेस्ट होते हुए कैसे? आर्टिकल 257 में देख सकते हैं। आर्टिकल 257 ये बोलता है कि केंद्र राज्यों को कुछ जरूरी निर्देश जारी कर सकता है, मैंडेटरी डायरेक्शन जारी कर सकता है, जो राज्यों को मानना ही पड़ेगा। नहीं मानने पे क्या है? राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे केंद्र राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर सकता है? तो पहला, कम्युनिकेशन के साधन को रख रखाव और उसके मेंटेनेंस और सिक्योरिटी के लिए, चाहे वो मिलिट्री पर्पस के लिए हो या नेशनल पर्पस के लिए हो। दूसरा, राज्य में बने हुए रेलवे की संपत्ति, उसके रख रखाव और सुरक्षा की जिम्मेवारी, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है, वो कौन जारी करेगा? केंद्र। और तीसरा, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, मातृभाषा में शिक्षा प्राइमरी लेवल से पहले के बच्चों के लिए, इसके रिगार्डिंग जो केंद्र है वो राज्यों को इंस्ट्रक्शन जारी कर सकता है। राज्यों को यह मानना जरूरी है। अगर नहीं मानती है, राज्य को मना करती है, तो अनुच्छेद 365 में इसके रिगार्डिंग एक प्रावधान लिखा है कि ऐसे किसी भी दिशा निर्देश का अवमानना करते हुए कोई राज्य पाया जाता है तो गवर्नर अपनी रिपोर्ट में सिफारिश कर दे कि इस राज्य में जो संवैधानिक ढांचा है, संवैधानिक तंत्र है, वो फेल कर गया है और वो एक ग्राउंड है जिसके ऊपर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। सो राज्यों का ये न मानना, केंद्र का आदेश न मानना अपने आप में एक आधार है जिसके ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप का बंटवारा ऐसे है। उसके बाद
आता है हमारा फाइनेंशियल रिलेशनशिप। फाइनेंशियल रिलेशनशिप में हम क्या पढ़ते हैं कि टैक्स का बंटवारा कैसे होगा यूनियन और स्टेट के बीच में। तो यूनियन अगर सारा टैक्स कलेक्ट करके अपने पास रख लेती है तो राज्यों की जो फंक्शन है, जैसे पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो इनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उनके पास पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि टैक्स का सारा पैसा तो केंद्र ले गई और पैसे वो राज्य को दे नहीं रही। इसलिए दोनों के बीच में बंटवारा, एक सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए फाइनेंशियल रिलेशनशिप में अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। तो आप देखो कि सबसे पहले एक प्रोविजन है, वो ये कहता है कि अगर यूनियन लिस्ट में कोई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे टैक्स लगाना है तो कानून कौन बना सकता है? केंद्र। स्टेट लिस्ट में कोई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे टैक्स लगाना है, उस पे कानून कौन बना सकता है? स्टेट की विधायिका। कॉन्करेंट लिस्ट वाले मुद्दे पे अगर टैक्स लगाना है तो उसको कलेक्ट करने के लिए जो कानून है वो कौन बना सकता है? दोनों में से कोई, केंद्र या राज्य। हालांकि वरीयता किसको मिलेगी? केंद्र को मिलेगी। टैक्स लगाने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता ही क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 स्पष्ट रूप से यह कहता है कि इस देश में कोई ऐसा प्राधिकरण, कोई ऐसा व्यक्ति इस बात के लिए अधिकारी नहीं है कि बिना कानून के प्राधिकार के वो भारत के किसी भी नागरिक से टैक्स वसूल सके। नो पर्सन इन दिस कंट्री और नो ऑर्गेनाइजेशन इन दिस कंट्री कैन कलेक्ट और लेवी द टैक्स फ्रॉम एनी पर्सन एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाई लॉ। तो अगर 1 रुपया भी अगर आपसे टैक्स वसूला जा रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई कानून जरूर होगा। आप जीएसटी भरते हो उसके लिए कानून है, इनकम टैक्स भरते हो उसके लिए कानून है, कंपनियां कॉर्पोरेट टैक्स भरती है उसके लिए भी कानून है। बिना कानून का 1 रुपए भी, एक रत्ती भर भी टैक्स नहीं वसूला जा सकता। स्पष्ट रूप से आर्टिकल 265 में लिखा हुआ है। जब एक बार टैक्स वसूला गया तो कौन से खजाने में रखा जाएगा? सेंटर या स्टेट के खजाने में। उसका बंटवारा कैसे होगा? इसके लिए अलग अलग आर्टिकल्स इसके बारे में बात करते हैं जो आपके सामने यहां है। आर्टिकल 268, 269 और 270 इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 268 अनुच्छेद 268 क्या बोलता है कि ये कुछ ऐसे टैक्स है, लेवी। तो आपको मैं 3 शब्द के बारे में पहले बता दूं। तो 3 चीज होता है। एक होता है लेवी करना। लेवी मतलब लागू करना। कौन आपके ऊपर टैक्स लागू कर रहा है, किसने कानून बनाए हैं उसके लिए। कलेक्ट, कि उसको कलेक्ट कौन कर रहा है, एकत्र कौन कर रहा है उस टैक्स को। मान लो कि एक कानून है जो यूनियन गवर्नमेंट ने बनाई है और बोला है स्टेट गवर्नमेंट भाई तुम इससे टैक्स कलेक्ट कर लेना। तो कलेक्ट कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। लेवी कौन कर रहा है? यूनियन गवर्नमेंट। और फाइनली होता है एक तीसरा वर्ड, आप देखोगे एप्रोप्रिएट। तो उस एकत्र किए हुए पैसे का इस्तेमाल कौन कर रहा है, फाइनली उसका विनियोग कौन कर रहा है, तो ये एप्रोप्रिएशन कहलाता है। तो 3 अलग अलग टर्म है जो आपको टैक्सेशन के मामले में समझने होंगे। पहला है लेवी, लागू करना। कलेक्ट मतलब वास्तविक में उसको कलेक्ट कौन कर रहा है, कौन सी सरकार उसको कलेक्ट कर रही है। और तीसरा है एप्रोप्रिएशन। तो आर्टिकल 268 इस बारे में बात करता है कि वैसे टैक्स जो लागू कौन कर रही है, वो लागू सेंटर कर रही है, लेकिन उसको कलेक्ट और यूज कौन कर रहा है? स्टेट कर रहा है। ऐसे टैक्सों की जो सूची है अनुच्छेद 268 में है। और वो क्या कहता है? टैक्सेस लाइक स्टाम्प ड्यूटी, चेक पे, प्रोमिसरी नोट पे, इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज खरीदते हो, इस पे जो टैक्सेस लगते हैं वो लागू कौन करती है? केंद्र सरकार, लेकिन उसको कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट, और उसको इस्तेमाल भी स्टेट गवर्नमेंट कर लेती है। तो ये पहला ओकेजन है, ये पहला बंटवारा है। दूसरा बंटवारा ये कहता है कि वैसे टैक्स जो सेंटर लागू करती है, सेंटर कलेक्ट करती है, लेकिन उसको स्टेट्स के बीच में बांट देती है, सेंटर इसका 1 रुपए भी नहीं रख रही है। ऐसा 269 में लिखा गया है। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको कि मान लीजिए एक सामान है जो गुजरात में बनाया गया, एमपी होते हुए, यूपी होते हुए, और फाइनली वो बिहार में आता है और उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये जो बिहार है ये कंज्यूमर स्टेट है, गुजरात जो है वो मैन्युफैक्चर स्टेट है। इन दोनों स्टेट से क्या हो रहा है? सिर्फ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब यहां पे भी मान लीजिए गुजरात वाला बोलेगा कि भाई मैंने सामान बनाया इसलिए टैक्स मैं वसूलूंगा अपनी मर्जी से। बिहार वाला बोलेगा अच्छा बना लिया तो क्या हुआ, अगर हम खाएंगे नहीं उस सामान को तो तुम्हारा फायदा क्या होगा, सेल ही नहीं होगा, तो टैक्स वसूल के क्या करोगे। तो कंजम्पशन स्टेट हमें कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, मैं वसूल करूंगा। यूपी एमपी बोलेंगे कि मेरे बीच से ले जा रहे हो, नहीं ले जाओगे तो बिहार तक पहुंचेगा कैसे, खाओगे कैसे, यूज कैसे करोगे, मैन्युफैक्चर तो वैसे ही वेस्ट हो गया। तो स्टेट्स के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि इंटर स्टेट, यहां भी क्या हो रहा है आप देखिए, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, राज्यों के बीच अंतरराज्यीय व्यापार हो रहा है।
सर्विसेज का हो चाहे गुड्स का हो। अब इसके ऊपर जो टैक्स लागू होते हैं वो लागू कौन करता है? सेंटर करता है। इसको कलेक्ट कौन करता है? सेंटर करता है। लेकिन इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं, ना तो सेंटर ने सामान बनाया है, ना ही सेंटर ने टैक्स सामान को कंज्यूम किया है, ना ही सेंट्रल एंटिटी से होके उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। तो फिर ये टैक्स का अधिकारी कौन है? वही राज्य जो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो एक प्रोपोर्शन के बीच अलग अलग राज्यों में उसका बंटवारा कर दिया जाएगा। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 269 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 269 में लिखा हुआ है। आपको याद होगा जब देश में जीएसटी लागू की गई थी तो 269 के साथ एक अनुच्छेद जोड़ा गया है 269A, जो बात करता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लागू किए जाने वाले जीएसटी के बारे में। आप कभी कोई बिल देखो, अमेजन से खरीदते हो, फ्लिपकार्ट से खरीदते हो, किसी भी मीशो से खरीदते हो, किसी भी ऐप से आप सामान खरीदते हो, तो उसमें आपको 3 चीजें टैक्स के ऊपर दिखी होंगी। एक सीजीएसटी यानी वैसा जीएसटी जो सेंटर रख चुका है, एक एसजीएसटी जो स्टेट ने कलेक्ट किया हो जीएसटी, और एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी, यानी क्योंकि अब ये सारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना वो सब जीएसटी के अंदर आ गया है, तो ये पुरानी बातें खत्म हो गई है। इंटीग्रेटेड जीएसटी वहां लगता है जहां पे इंटर स्टेट ट्रांसफर हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का। तो ये कब डाला गया है? हमारे जीएसटी के अमेंडमेंट के बाद। तो 269A में आप देखो जीएसटी अमेंडमेंट के बाद 269A ऐड कर दिया गया है, जो कि जीएसटी काउंसिल तय करती है एक रेशियो कि किस रेशियो में स्टेट्स के बीच में वो टैक्स जो है आईजीएसटी उसका बंटवारा होगा। ठीक है, अब आता है कुछ ऐसे टैक्सेस जो स्टेट कलेक्ट करती है, स्टेट लेवी लागू करती है और स्टेट ही उसको यूज कर लेती है। ऐसे मुद्दे जो कंप्लीटली स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, जिसमें सेंटर का बिल्कुल 0% रोल है, ऐसे मुद्दे जो टोटल अराउंड 18 हैं ऐसे टैक्सेस। कुछ एग्जांपल जैसे लैंड रिवेन्यू, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स, सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, स्टेट ड्यूटी, तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिसपे जो स्टेट है वो लेवी करती है, स्टेट कलेक्ट करती है और स्टेट ही उसको यूज कर लेती है। ये 3 हो गए। और एक चौथा ऐसा होता है जिसको कि एक चौथा कैटेगरी ऑफ टैक्स होता है जिसको कि सेंटर लेवी करती है, सेंटर कलेक्ट करती है और इसको बांट देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो कुछ ऐसे टैक्स, एग्जांपल इनकम टैक्स। तो आप मान लीजिए बिहार सरकार की नौकरी कर रहे हैं, तो बिहार में आपने काम किया, लेकिन इनकम टैक्स आप किसको भर रहे हैं? एक ही एंटिटी है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो आप इनकम टैक्स सेंटर को भरते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे इनकम ले रही है, लेकिन आपने पूरी जिंदगी अपनी सर्विस कहाँ की है? बिहार में की है, तो बिहार का भी उसमें कुछ हिस्सा बनता है। तो ये होता है कि कलेक्ट और लागू करना और उसको कलेक्ट करना, एकत्र करना, ये तो सेंटर कर लेता है, लेकिन सेंटर के पास जितने भी इस तरह के टैक्सेस का जमावड़ा हुआ है उसमें से एक शेयर राज्यों को दे दिया जाता है। ठीक है, अभी जो बंटवारा होता है वो किसके आधार पर होता है? तो अनुच्छेद 280 के अंदर एक फाइनेंस कमीशन की गठन की जाती है। हर 5 साल के बाद राष्ट्रपति एक फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग का गठन करते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो अभी 15वीं वित्त आयोग का गठन किया गया है। अब इसमें वित्त आयोग का जो कार्य है वो क्या है कि राज्य और केंद्र के बीच में जो टैक्स का बंटवारा होगा उसका दर निर्धारित, वैसे सिद्धांत जिसके ऊपर केंद्र जो है वो राज्यों को अनुदान राशि देगी, तो ये काम है किसका? वित्त आयोग का। और वित्त आयोग निर्धारित करेगी कि किस रेशियो में राज्य और केंद्र के बीच में ऐसे टैक्स का बंटवारा होगा। ये जो टैक्स है ये अनुच्छेद 270 में मेंशन्ड है। ऐसे टैक्स जो केंद्र कलेक्ट करती है, लागू करती है, लेकिन राज्य और केंद्र के बीच में उसका विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनेंशियल रिलेशनशिप है जिसको कि हमने देखा। इसके टैक्सों के बंटवारा के अलावा एक कुछ ऐसी राशि होती है जो केंद्र राज्य को देती है सहायता के रूप में, ग्रांट इन एड्स। 2 तरीके के होते हैं, सहायता अनुदान की राशि 2 तरीके के होते हैं। एक तो स्टैट्यूटरी ग्रांट, वैधानिक ग्रांट, जो कि अनुच्छेद 275 में है। इट इज अपार्ट फ्रॉम, ये उस चीज को टैक्स के बंटवारे के अलावा होता है।
जैसे कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट होते हैं उनको ज्यादा मिलता है। तभी आप देखोगे कि बिहार के मुख्यमंत्री हमेशा एक मुद्दा लेके केंद्र में पहुंचते हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो कुछ ऐसे राज्य या तो पिछड़े हैं, यहाँ पर वहाँ जनजातीय संख्या है, हिमालयन स्टेट है, जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है, तो उनको ग्रांट कुछ ज्यादा बढ़ के मिलता है। ठीक, तो ऐसे ग्रांट्स के बारे में अनुच्छेद 275 में मिला हुआ है, मेंशन है। बट उसके अलावा कुछ ऐसे ग्रांट होते हैं जो केंद्र अपनी मर्जी से, विवेकाधीन, तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स उसको बोलते हैं। वो कहां दिया है? आर्टिकल 282 में दिया है। वो केंद्र बिना किसी वजह के, अपनी इच्छा अनुसार, बिना किसी प्रावधान के दे सकता है राज्यों को। जो 275 में ग्रांट्स की बात की गई है, स्टैट्यूटरी ग्रांट की, वैधानिक ग्रांट की, वैधानिक अनुदानों की, इसकी जो बंटवारे की प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग तय करता है। लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार स्वतंत्र है, अपनी इच्छा से कुछ और अनुदान राशि देने के लिए जिस भी राज्य को चाहे दे सकती है। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट, और 282 अनुच्छेद में लिखा गया है। ठीक, ये फाइनेंस कमीशन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंदर राष्ट्रपति गठन करते हैं हर 5 साल में। जरूरी नहीं कि 5 साल के बाद ही हो, 5 साल से पहले भी अगर जरूरत पड़ती है तो इसका गठन किया जा सकता है। तो ये 3 तरह की रिलेशनशिप हमने पढ़े सेंटर और स्टेट के बीच में। अब बारी है कि देखते हैं कि इस सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में चेंजेस कब कब आ सकते हैं। या तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को चेंज करना है तो अब संविधान बदल दो, संविधान में संशोधन कर दो, या फिर जब देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी तभी भी सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा वो डिस्टर्ब हो जाता है। देखो कौन से ऐसे सिचुएशन है जो आपातकाल के लिए जरूरी है, जब इस देश में आपातकाल लगाया जा सकता है, क्या वैसे प्रावधान है। तो टोटल 3 तरीके के आपातकाल की घोषणा की जा सकती है हमारे देश में, और घोषणा तीनों ही आपातकाल की कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कैसे, कब और क्यों कर सकते हैं, इसकी जानकारी हमें अभी मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले होता है नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 यानी आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जब कभी भारत की सुरक्षा, संप्रभुता या अखंडता को खतरा हो, whenever there is a threat to the security of India, sovereignty and integrity of the India, चाहे वो भारत, पूरे भारत पे खतरा हो या भारत के किसी भी एक हिस्से पे खतरा हो। और ऐसा खतरा कैसे उत्पन्न हो सकता है? या तो भारत पे किसी दूसरे मुल्क ने आक्रमण कर दिया हो, या आतंकवादियों ने हमला कर दिया हो, तो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, बाह्य आक्रमण, या फिर युद्ध की स्थिति, ये एक ग्राउंड हो गया। दूसरा, अंदरूनी तौर पे कुछ ऐसे माहौल डेवलप हो गए हो, कुछ सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया हो सरकार के विरुद्ध या देश के विरुद्ध, कुछ लोगों ने हथियार उठा लिए हो और वो इतना बड़ा हो गया है कि अब किसी राज्य के पुलिस के संभालने से बाहर है। तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति के पास ये क्षमता है, ये शक्ति है कि आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो 2 ग्राउंड से जिसके बेसिस पे किया जा सकता है। पहला क्या है? वॉर यानी युद्ध और एक्सटर्नल एग्रेशन, पहला ग्राउंड। और दूसरा ग्राउंड है आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह। ये शब्द जो आर्म्ड रिबेलियन है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1950 में बना था नहीं लिखा हुआ था। इसके जगह पे क्या लिखा हुआ था? इंटरनल डिस्टर्बेंस, सॉरी, इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इस शब्द को बदलने की नौबत ही क्यों आई? 25 जून 1975 को एक ऐसी घटना हो गई जब इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द का मिस इंटरप्रिटेशन करते हुए इस देश में आपातकाल लगा दिया। ऐसा नहीं था कि राष्ट्र में आपातकाल पहली बार लगे थे 1975 में, उससे पहले युद्ध के कारण कई बार देश में इमरजेंसी लगी थी। उस समय भी हालांकि एक इमरजेंसी चल रही थी, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस कभी इस देश में इतना बड़ा नहीं हुआ था कि राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करनी पड़े। हालांकि इमरजेंसी जब लगी उसको बहुत ही आलोचना की दृष्टि से देखा जाता है कि हमारे लोकतंत्र पे एकमात्र जो कलंक अभी तक लगा है वो इमरजेंसी के रूप में ही लगा है, क्योंकि वो एक ऐसी प्रक्रिया थी जब आधे विपक्ष के नेता या फिर यूं कहे कि कोई देश में ऐसे कद्दावर नेता नहीं बचे थे जो जेल नहीं गए हों। तो एक विरोधाभास के भाव को जो दबाने की परंपरा थी, आप कह सकते हैं, वहीं से शुरू हुई। आज भी बहुत सारे ऐसी कोशिशें की जाती हैं, लेकिन आपातकाल जैसी परिस्थिति कभी दोबारा नहीं बनी। उस समय जो शब्द लिखा था हमारे संविधान में 1975 में, वो लिखा था इंटरनल डिस्टर्बेंस। 1950 में ही इंटरनल डिस्टर्बेंस लिखा था जो उस समय तक चल रहा था, और इस शब्द का दुरुपयोग किया गया, पूरे प्रोसेस का दुरुपयोग हुआ
और हमारे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। इमरजेंसी घोषित होता है तो एक तो पूरा केंद्र राज्य का संबंध बिखर जाता है, पूरी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती है, बल्कि जनता के ऊपर, हमारे मौलिक अधिकारों के ऊपर भी लगाम कस दिए जाते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं हमारे सारे मौलिक अधिकार। उस समय के हिसाब से सारे मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते थे, अभी कुछ प्रोटेक्शन मिल गया है। तो वही सारी चीजों को देखना है कि क्या पुरानी परंपरा थी, कोई क्या पुराने प्रावधान थे और अभी क्या सिचुएशन है। तो पहला, इंटरनल डिस्टर्बेंस को 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 से बदल के इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रिबेलियन का शब्द लिख दिया गया। तो अगर आज की स्थिति में अगर राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करना है तो सिर्फ दो ही आधार है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन। एक बार जब राष्ट्रपति उसको घोषित कर देते हैं इमरजेंसी को, उसको घोषित करने से पहले कैबिनेट की रिटन परमिशन की जरूरत चाहिए। कैबिनेट आप अच्छी तरीके से जानते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में आप सुनते होंगे, अखबारों में, टेलीविजन न्यूज में, रेडियो पे, जो भी आप न्यूज का माध्यम फॉलो करते हैं तो आप सुनते होंगे कि बिहार की कैबिनेट ने इतनी स्कीम को मंजूरी दी, मोदी जी की कैबिनेट ये है, मोदी जी का कैबिनेट एक्सपैंड हो गया। तो कैबिनेट जो शब्द है वो हमारे संविधान में कहीं यूज नहीं किया गया था। हमारे संविधान में जो शब्द यूज किया जाता है वो मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूज किया जाता है। हर जगह आप ये देखोगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है। कैबिनेट का इस्तेमाल एक ही जगह किया गया है और वो भी 44th अमेंडमेंट के बाद डाला गया था। कब, कहां पे? तो आर्टिकल 352 में। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कब कर सकते हैं? जब कैबिनेट के सारे मेंबर का रिटन सिग्नेचर सहित एक रिकमेंडेशन जाए कि हां जी राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्र में आपातकाल जैसी परिस्थिति हो गई है, आप इसकी घोषणा कर दीजिए। ठीक है, तो कब कर सकते हैं? जब रिटन कम्युनिकेशन जाए। एक बार जब इमरजेंसी लागू हो गई तो क्या राष्ट्रपति उसको अपनी मर्जी से वापस ले सकते हैं? राष्ट्रपति मींस कि कैबिनेट की अनुशंसा पे ही। क्या राष्ट्रपति द्वारा उसे वापस लिया जा सकता है? तो बिल्कुल लिया जा सकता है। इमरजेंसी जिस तरह राष्ट्रपति घोषित करते हैं उसी तरह घोषणा के साथ वापस भी ले सकते हैं। लेकिन इमरजेंसी संबंधित कुछ और प्रावधान हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, हमारे क्वेश्चन का हिस्सा बन सकते हैं ये, कि एक बार जब इमरजेंसी लग गई तो दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों से उसे पास कराना जरूरी है। एक बार दोनों सदनों से किस बहुमत के साथ पास कराना है? स्पेशल बहुमत, यानी 2/3 बहुमत के साथ। मैं इमरजेंसी लगाने की बात कर रहा हूं, इमरजेंसी हटाने के लिए सिंपल बहुमत यानी साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। लेकिन इमरजेंसी संसद भवन से पास कराने के लिए राष्ट्रपति तो घोषित कर देंगे, लेकिन उसके बाद उसको संसद से पास भी कराना है, दोनों सदनों से। ऐसा नहीं कि एक सदन से, दोनों सदनों से पास कराना है। उसके लिए जो बहुमत चाहिए वो कितनी है? स्पेशल बहुमत यानी 2/3 मेजोरिटी। दोनों सदनों से कितने दिनों के भीतर पास कराना है? तो 1 महीना। पहले जो लिमिट था 2 महीना था, अब 44वें संशोधन के बाद ये 1 महीना कर दिया गया है। संसद के दोनों सदनों से 1 महीने के भीतर उसको पास कराना होता है। हालांकि अगर उस समय लोकसभा, दोनों सदन मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों, जब इमरजेंसी लगाई गई, अगर मान लीजिए उस समय लोकसभा जो है वो सत्र में नहीं हो, डिसॉल्व हो, भंग हो गई हो, तो क्या करेंगे? हम वेट करेंगे, राज्यसभा से तो पास करा लेंगे 1 महीने के अंदर, और वेट करेंगे कि जिस दिन लोकसभा सत्र में आए उस दिन से 30 दिन का टाइम मिलेगा पास कराने के लिए। ठीक है, ये प्रावधान है। एक बार जब इमरजेंसी पास हो जाती है तो 6 महीने के लिए लागू होती है। किस दिन से? जिस दिन से दोनों हाउसेस ने पास कर दिया, जिस दिन से बाद वाले हाउस ने पास किया। तो एक बार पास होने के बाद 6 महीने तक वो प्रभावी रहेगी। क्या इमरजेंसी को एक बार बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में अधिकतम 6 महीने तक के लिए ही इमरजेंसी। उसके बाद फिर नया प्रस्ताव पास कराना होगा संसद भवन से, फिर नया प्रस्ताव पास कराना होगा। तो 6-6 महीने करके कितने भी समय तक के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अगर आप स्टेट इमरजेंसी की बात करोगे उसकी लिमिट 3 साल ही है, कंफ्यूज मत करना। राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 के अंदर लगता है वो कितने साल के लिए भी लग सकता है, लेकिन 356 आर्टिकल के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 3 साल के लिए लग सकता है। 6-6 महीने करके वो भी बढ़ता है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। ठीक है, तो 6 महीने करके बढ़ाया जा सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम, जब तक, लेकिन हर बार 6 महीने के बाद दोनों सदन की अनुमति चाहिए होगी। ठीक है, इमरजेंसी लगा तो दिया, अब उसको हटाए कैसे? तो पहली बात, प्रेसिडेंट ने दोबारा से एक प्रस्ताव जारी घोषणा कर दी कि इमरजेंसी मैंने लगाया था, सिचुएशन नहीं है, अब हम इमरजेंसी वापस लेते हैं। या फिर लोकसभा ने साधारण बहुमत के साथ एक प्रस्ताव पारित कर दिया है कि इमरजेंसी हटाओ, तो फिर राष्ट्रपति को इमरजेंसी हटाना
कर्तव्य बन जाता है, उनको इमरजेंसी हटानी ही पड़ेगी। देखिए, लागू करने के लिए इमरजेंसी को पास अप्रूव करने के लिए क्या बहुमत चाहिए थी? स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन उसको हटाने के लिए क्या बहुमत चाहिए? वो है सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, अब एक बार हमने देख लिया नेशनल इमरजेंसी। अब देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी जब लागू हो जाती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। पहला प्रभाव तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे पड़ता है। वो हमने देखा कि केंद्र के पास सारी शक्तियां आ जाती है। फाइनेंसेस जो रिलेशन है, प्रेसिडेंट जो है वो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर सकते हैं, और ग्रांटीन एड्स जो देते हैं अनुदान राशि उसमें चेंज कर सकते हैं। कोर्ट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपातकाल रहे या ना रहे, जो न्यायालय है वो अपनी पूर्ववत स्थिति में कार्य करते रहते हैं। हालांकि जब मिलिट्री रूल लगता है तब न्यायालय में उथल पुथल हो जाती है। जो ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट है वो हट जाते हैं, मिलिट्री की कोर्ट आ जाती है। लेकिन आपातकाल का कोर्ट के फंक्शनिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अदालत अपनी तरीके से कार्रवाई कर रही होती है। ठीक है, तो ये हो गया कि केंद्र राज्य संबंधों पे क्या इंपैक्ट होगा इमरजेंसी का, जनता के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। तो दो अनुच्छेद है इसके रिगार्डिंग, एक 358 और एक 359। 358 आर्टिकल ये कहता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है और इस आधार पर लगी है कि देश किसी लड़ाई में जुटा हुआ है, युद्ध के कारण अगर राष्ट्र में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, तो अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए हमारे सारे स्वतंत्रता वाले अधिकार, वो बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, कहीं ठहरने की स्वतंत्रता, ये सारे जो आर्टिकल 19 के अंदर अधिकार हमें मिले हैं वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएंगे। तो 358 आर्टिकल के अंदर कौन सा अधिकार सस्पेंड हो रहा है? 19, सिर्फ 19 358 के अंदर सस्पेंड हो रहा है। बाकी जो अधिकार है वो कैसे सस्पेंड हो सकते हैं? अनुच्छेद 359 में इसका प्रावधान दिया है कि अगर इमरजेंसी लगती है किसी भी ग्राउंड पे, तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि 20 और 21 वाले जो फंडामेंटल राइट है, एक्सेप्ट 20 एंड 21, सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। ये अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 में दिया गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो उसकी ये सारी प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद जो दूसरे तरीके की इमरजेंसी हमारे संविधान में है वो है राष्ट्रपति शासन, यानी 356 के अंदर स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने के एक आधार है, जब किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कर जाती है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाती है, तब राष्ट्रपति उस राज्य में अपना शासन इम्पोज कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि जो स्टेट की सरकार है आप साइड हो जाइए, आपसे नहीं हो पा रहा है, हम आके 6 महीने के लिए आपका कार्यभार संभालेंगे, फिर देखेंगे 6 महीने और बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का क्या मतलब है? एक तो सीधा साधा मतलब ये हो सकता है कि चुनाव हुआ, किसी को भी बहुमत नहीं आया, कोई सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि बिना बहुमत की सरकार चलेगी नहीं, संविधान इसकी अनुमति देता नहीं, और बहुमत हो नहीं पा रहा है, इसलिए राष्ट्रपति अपना शासन लगा देते हैं। दूसरा, 365 अनुच्छेद में यह लिखा है कि स्टेट ने सेंटर के डायरेक्शन को वायलेट किया है। तो ये दो आधार हैं जो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी माने जाते हैं। इसके आधार पे वहां पे राष्ट्रपति शासन इम्पोज किया जा सकता है। अब राष्ट्रपति शासन का असर क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर को हटा के वहां की जितने भी कार्यपालिका के निर्णय होते हैं खुद लेने लगते हैं। तो प्रेसिडेंट एवरीडे फंक्शन नहीं करते हैं। इनफैक्ट प्रेसिडेंट के बिहाफ पे गवर्नर यानी राज्यपाल उस पे शासन प्रक्रिया में, तो एक्चुअली में वो राज्यपाल शासन है, लेकिन नाम जो है उसका राष्ट्रपति शासन है, क्योंकि उस समय राज्यपाल प्रेसिडेंट के डायरेक्शंस पे ही काम कर रहे होते हैं। मतलब यूनियन गवर्नमेंट ही स्टेट में रूल कर रही होती है। ठीक है, अब राष्ट्रपति शासन जब लगता है उसके क्या प्रावधान है? तो 2 महीने के भीतर, राष्ट्रीय आपातकाल में 1 महीने का ही समय था, यहां पे 2 महीने के भीतर राष्ट्रीय आपातकाल को पारित करने के लिए संसद भवन से कौन सी मेजोरिटी चाहिए थी? स्पेशल। राष्ट्रपति शासन को सिंपल मेजोरिटी से ही पास किया जा सकता है। कितने दिनों के अंदर? 2 महीने के अंदर। हालांकि अगर उस समय लोकसभा सत्र में नहीं है तो फिर से वही 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। जिस दिन से लोकसभा सत्र में आती है तो 30 दिनों के अंदर पास किया जाना चाहिए। एक बार लागू होने के बाद 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है। 6 महीने करके इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो अधिकतम सीमा है वो कितने वर्ष की है? वो 3 वर्ष तक की है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में हालांकि कभी नहीं लगा है, लेकिन इसका प्रावधान कहां दिया है? आर्टिकल 360 में दिया है कि जब भी भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा हो तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दे। राष्ट्रीय आपातकाल जब एक बार घोषित होता है तो पार्लियामेंट से सिंपल मेजोरिटी से 2 महीने के अंदर उसको भी पास कराना होता है, और एक बार जब पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो ये तब तक प्रभावी रहता है जब तक वापस न ले लिया जाए। तो ये 3 तरीके के आपातकाल जैसी स्थिति है जो हमारे संविधान में दी गई है। तब तक आपने सीखा और देखा
कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप क्या है, इसके अपवाद यानी जो इमरजेंसी सिचुएशन है जब सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में चेंज हो जाते हैं वो क्या है, तो वो 3 तरीके की है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम अपने डिस्कशन के बेसिस पे ये देखते हैं कि बीपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। कुछ एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें अदर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी से भी पूछे गए कोई सवाल होंगे, क्योंकि आप कई बार देखते हो कि दूसरे पीसीएस का सवाल बीपीएससी का सवाल यूपी पीसीएस पूछ रही है, यूपी पीसीएस का सवाल बीपीएससी पूछ रही है, आईएएस में पूछा गया सवाल बीपीएससी पूछ रही है, तो सेम सवाल भी कभी कभी रिपीट कर देते हैं। इस वजह से हम लोग कुछ दूसरे पीसीएस के सवाल भी आपके प्रैक्टिस के लिए इंक्लूड करते हैं और कुछ अपने तरफ से बना के सवाल भी डालते हैं। और बीपीएससी वाले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। तो इस सीरीज में हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि वित्तीय संबंध कहां से कहां तक दिया हुआ है, तो आर्टिकल 268 से दिया हुआ है, अनुच्छेद 268, आंसर होगा हमारा बी। सेकंड क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र द्वारा कर लगाया जाता है और एकत्र किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित कर दिया जाता है। ध्यान दीजिए, यहां पे वितरण किसके बीच हो रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच, सिर्फ राज्यों के बीच बंटवारा नहीं हो रहा है, केंद्र और राज्य के बीच। तो ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद 270 में लिखा है। मैंने आपको लिख के भी बताया है अनुच्छेद 270 वाली कहानी। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है, 249 भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति वो तो 352, 356 और 360 है। लोकसभा का विघटन ये भी नहीं है। संसद की प्रशासनिक शक्ति ये भी नहीं है। राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्ति, कब राज्य सूची में केंद्र जो है वो कानून बना सकती है, ये इसका सही उत्तर है डी। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के तहत पारित प्रस्ताव अधिकतम कितने वर्ष तक लागू रहता है। मैंने पहले आपको बताया था कि एक प्रस्ताव पारित होगा जो 1 साल के लिए वैध रहेगा, आंसर है 1 वर्ष, डी। केंद्र राज्य का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निहित है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है, तो 7वीं अनुसूची में दिया है। 3 लिस्ट बना के दिए हैं, उत्तर है हमारा ए। निम्नलिखित में से किस सूची में उन विषय का उल्लेख किया गया है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोथ कैन मेक द लॉज। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। इस संबंध में केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से नगर पालिका संबंध कहा गया है, म्युनिसिपल रिलेशनशिप। तो हालांकि ये पुरानी बातें हैं। जब देश में प्लानिंग कमीशन होता है तो प्लानिंग कमीशन क्या होता है, सेंटर जो है वो प्लान बनाती है और प्लानिंग कमीशन सेंट्रल एंटिटी है और वही प्लान राज्यों को भी फॉलो करना होता था। तो प्लानिंग प्रोसेस में स्टेट जो थी वो सबऑर्डिनेट हो गई थी किसके, तो सेंटर के। इसको हम स्पेसिफिकली एक टर्म से डिनोट करते थे, उसको हम नगर पालिका यानी म्युनिसिपल रिलेशनशिप कहते थे। उत्तर है डी, योजना प्रक्रिया में राज्य पर केंद्र का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट इन द टर्म्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना संघ का कर्तव्य होगा। बहुत बार ये यूपीएससी ने 1995 में पूछा था, 2023 में भी इसको एज ए फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट उन्होंने रख के पूछा है। तो ये काफी डिबेटेबल है। जब मणिपुर का जो भी क्राइसिस चल रहा था उस समय भी ये अनुच्छेद काफी आया था न्यूज में। तो आर्टिकल 355 355 अनुच्छेद के अंदर केंद्र के ऊपर ये जवाबदेही है कि राज्य के ऊपर जब किसी इस तरह का संकट आए, बाहरी आक्रमण हो या आंतरिक अशांति हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, तो उसको बचाए। आर्टिकल 355। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके अंदर निहित है, केंद्र राज्य, केंद्र और राज्य, ना तो संघ ना तो राज्य। तो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारतीय संविधान अंतरराज्यीय संबंध के बारे में प्रावधान, अंतरराज्यीय, देखो इंटर स्टेट के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे सेंटर स्टेट के बारे में बात नहीं हो रहा है। तो ये प्रोविजन है, एक बार मैं क्विकली आपको बता देता हूं। तो इस प्रोविजन में क्या है, एक इंटर स्टेट काउंसिल की गठन की जा सकती है, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद जिसको आप बोल सकते हैं। अब इसकी गठन करने की शक्ति किसके पास है, प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि प्रेसिडेंट को जब भी लगता है कि ऐसे मुद्दे पे एक परिषद बनाने की जरूरत है जो कि राज्यों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वैसे मुद्दों को गहन स्टडी करेगी और उसके ऊपर राष्ट्रपति को सुझाव देगी
कि उनके बीच समन्वय सामंजस्य स्थापित किया जा सके, तो एक काउंसिल स्टैब्लिश कर सकते हैं। ये एक परमानेंट बॉडी नहीं थी और कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं था कि 5 साल में करना है, 10 साल में करना है, लेकिन एक कमीशन आया था, सरकारिया कमीशन। जस्टिस RS सरकारिया के अंदर में काफी महत्वपूर्ण कमीशन है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पे। जस्टिस RS सरकारिया एक कमीशन आई थी जिन्होंने 1988 जनवरी 1988 में अपने सुझाव सरकार को दिए थे, और इस सुझाव में ऐसा लिखा था कि एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाए। तो जाती हुई VP सिंह सरकार ने इंटर स्टेट काउंसिल के लिए एक एक्ट बना दिया और परमानेंट बॉडी इंटर स्टेट काउंसिल बना दी। संविधान में जो अनुच्छेद इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात करता है वो है अनुच्छेद 263। तो वापिस आते हैं अपने सवाल पे, उत्तर है हमारा 263। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई थी? अभी अभी मैंने आपको बता दिया, सरकारिया समिति, सरकारिया आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की संचित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाली शक्तियों का सिफारिश करता है? ग्रांट इन एड्स का जो प्रिंसिपल है, यूनियन के पास कितना, स्टेट कितना ट्रांसफर होगा, स्टेट को कितनी प्रिंसिपल, बिहार को कितना मिलेगा, महाराष्ट्र को कितना देना है अनुदान, इसका जो सिद्धांत है ये कौन तय करता है? किस बेसिस पे किस राज्य को कितना आवंटन करना है, ये कौन तय करता है? तो इसके लिए वित्त आयोग हर 5 साल में गठन की जाती है। निम्नलिखित में से किसे अंतर राज्य परिषद स्थापित करने का अधिकार है? मैंने बताया था अभी आपको, इंटर स्टेट काउंसिल कौन गठन करता है? तो राष्ट्रपति को पास गठन करने की शक्ति है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरकारिया आयोग ने रिकमेंडेशन दिया था? हालांकि ये क्वेश्चन BPSC ने पूछा है, उस समय जो उन्होंने आंसर की दिया था उसमें D आंसर की दिया था 1987। हालांकि एग्जैक्टली ये सही नहीं है, उन्होंने जनवरी 1988 में कंप्लीटली सरकारिया कमीशन ने रिपोर्ट दिया था, तो इसलिए आंसर इसका E लेके चलना है, लेकिन BPSC कमीशन द्वारा दिया गया इसका आंसर D है। कौन सा संवैधानिक प्रावधान यह कहता है कि कानून के अधिकार के बिना ना तो कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्र किया जा सकता है? डिस्कशन में ये भी मैंने आपको बताया था, उत्तर होना चाहिए A, यानी अनुच्छेद 265। निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य है? तो सरकारिया आयोग एक 3 सदस्यीय समिति थी जिसमें B शिवरमन और डॉक्टर RS सेन दोनों ही शामिल थे, और एक तो सरकारिया साहब खुद ही थे। तो 3 सदस्यीय समिति, इसका आंसर होगा E, क्योंकि एक से अधिक है इसमें। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन आधार पर कर सकते हैं? 2002 में BPSC ने पूछा है। सशस्त्र विद्रोह, बाहरी आक्रामकता, युद्ध, तो तीनों ही आधार है, या तो वॉर, या तो बाहरी आक्रामकता, या फिर सशस्त्र विद्रोह। तो उत्तर हो जाएगा हमारा D, यानी उपरोक्त में सभी। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा घोषणा की कि एक गंभीर आपातकाल मौजूद है जहां आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को खतरा है? तो 1975 की कहानी है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सरकार थी और उनकी अनुशंसा पे राष्ट्रपति जी ने भारत में आपातकाल लगाने की घोषणा की थी। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? 2011 BPSC अनुच्छेद 352। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं, 20 और 21 नहीं किए जा सकते, और ये प्रावधान 359 में दिए गए हैं, क्योंकि ये सारे के बारे में बात कर रहा है। 358 में सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 19 की बात की गई है, तो उत्तर है B। मुख्यतः किसकी सलाह पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो राज्यपाल की सलाह पे। मैंने आपको बताया कि जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होता है तो राष्ट्रपति को राज्यपाल रिपोर्ट भेजता है, और इस रिपोर्ट में वो रिकमेंड कर सकता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल हो गया है, आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो, तो उसके आधार पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो उत्तर है C। आपातकाल की उद्घोषणा को मंजूरी के लिए संसद के समक्ष कितने महीने के भीतर रखना चाहिए? ये राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात कर रहा है, तो 1 महीने के भीतर संसद के समक्ष रख देना चाहिए। किसने कहा है कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति है वो संविधान के साथ एक धोखाधड़ी है, फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन है? ऐसा कहने वाले KM नाम्बियार साहब हैं। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? कभी नहीं किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया नहीं जा सकता, आपातकाल रहने तक बढ़ाया जा सकता है, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल रहने तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है।
जो इसमें सही उत्तर है वो डी है, यानी कि आपातकाल जब तक है तब तक तो बढ़ाया ही जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष, फिर दोबारा से 1 वर्ष करना होगा। तो एक मैक्सिमम टेन्योर कितना बढ़ाया सकता है? 1 वर्ष में, एक बार में 1 वर्ष। हालांकि आपातकाल और भी कंटिन्यू कर जाता है तो फिर और 1 साल एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन 1 साल से ज्यादा एक गो में नहीं करेंगे। उत्तर है डी। राष्ट्रपति शासन अधिकतम अवधि के लिए लगाया सकता है, कितने वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए लगाया सकता है? तो 6-6 महीने करके बढ़ाया सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 साल तक। वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? 2018 में बीपीएससी ने पूछा और उत्तर है 280। संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण किसकी सिफारिशों के आधार पर होता है? वित्त आयोग के सिफारिशों के आधार पर होता है। भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध किससे है? राज्यों के बीच वित्त, राज्य और केंद्र के बीच, केंद्र और स्थानीय स्वशासन के बीच, और इनमें से कोई नहीं। ये बीपीएससी ने 1999 में पूछा सवाल है। तो राज्य और केंद्र के बीच जो वित्तीय विभाजन है वो किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर होता है? तो फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग के रिकमेंडेशन पे होता है। पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपने सुना होगा कभी मंडल कमीशन रिपोर्ट। मंडल कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे जो ओबीसी है उनको भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला। तो मंडल कमीशन भी अपने आप में एक बैकवर्ड क्लास कमीशन, पिछड़े वर्गों के लिए जो एक आयोग बिठाई गई थी मंडल के अंदर, बीपी मंडल के अंदर, तो वो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन थी। यह पूछ रहा है फर्स्ट किसके अंदर थी? तो फर्स्ट जो है वो काका साहब केलकर के अंदर थी। उत्तर है हमारा बी। तो इतने क्वेश्चंस के थ्रू हमने देखा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, कुछ बेसिक्स भी हमने देखे हैं। ये जो पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे आपके लिए नोट्स का काम कर सकते हैं। जब आप एग्जाम के 1-2 दिन पहले होगे तो 5 मिनट में सारे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप रिवाइज होंगे। इस तरह से वो ग्राफिकल फॉर्मेट और टेबल के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए कहाँ जाना है? डिस्क्रिप्शन है नीचे, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होता है, चैनल को ज्वाइन करिए, आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। और बाकी जो हमारे टॉपिक्स बचे हैं, जैसे कि पंचायती राज एक काफ़ी बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर एक कुछ आर्टिकल और संशोधनों के बारे में एक कुछ क्वेश्चंस का हम एक वीडियो पढ़ेंगे। तो आप देखोगे कि पॉलिटी आपकी शुरू से लेकर लास्ट तक रिवाइज हो गई और काफ़ी क्विक समय में। जितने भी एक 7-8 घंटे का एक पैकेज है आपका, जिसमें पूरी पॉलिटी आप रिवाइज कर लेते हो। तो बाकी रिवीजन कंप्लीट करने के लिए आपको वीडियोस लेवल आपके देखते हैं रहने हैं, और सब्सक्राइब करोगे तभी देखोगे। सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। थैंक यू।